पर जा सकती है बीजेपी या मोदी सरकार? राजीव जी, एक तो जो राहुल गांधी ने कहा है वह भारत रत्न स्वामीनाथन जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। स्वामीनाथन ने ही सबसे पहले एमएसपी कानून बनाने की बात करी थी, जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का जो कृषि उपज है उसके लिए। और अब देखिए क्या हो रहा है, जब पंजाब के किसान या फिर हिमाचल के किसान या अगल बगल पे जो हरियाणा के भी किसान हैं, अब चाहे वो आंदोलित हो या नहीं हो, अभी पिछले दिनों तस्वीरें आई थी, वीडियोज भी आए थे कि कीनू लोग हजारों क्विंटल कीनू, जो संतरे का दूसरा फार्म होता है, जी, सड़क पर ट्रैक्टर से कुचल रहे हैं, क्योंकि वहां दाम नहीं मिल रहा है। 1 रुपए 2 रुपए का किलो का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यही बात जब शुरू हुआ था तो अडानी ने क्या किया था, सेब या हो इस तरह के जो फल हैं, सब ये हैं, उसके अधिकतम मूल्य दे करके खरीद लिया था। जी, अब जब उसका कैप्चर हो गया, पूरा पूरा मोनोपोली जैसे हो गई, तो आज वो 2 रुपए 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो का भी भाव नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना देती है, कि गारंटी देती है, तो एक मूल्य जो निर्धारित हो जाएगा, वो चाहे सरकारी खरीद केंद्रों के लिए हो चाहे निजी खरीदारों के लिए भी हो, वो उससे नीचे आप नहीं दे सकते हैं। कम से कम ये तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस ने ये कह करके मुझे लगता है कि किसानों को एक संकेत दिया है और बताया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, एक तरफ तो संसद से लेकर के अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि चरण सिंह को हमने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को दिया, किसानों के लिए हमारी ये है। लेकिन करते सीधे उसके उलट हैं। करते वो सिर्फ बात किसान की करते हैं, काम अडानी के पक्ष में करते हैं, उद्योगपतियों के पक्ष में करते हैं। इसलिए आज किसान आंदोलित है। अब देखिए, 3 कृषि कानून तो वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद जो समझौते हुए थे, समझौते की शर्तों, किसी भी शर्त पे अमल नहीं हुआ। चाहे वो किसानों पर जो मुकदमे फर्जी लगाए गए थे, वो मुकदमे वापस नहीं हुए, लखीमपुर खीरी वाला मामला था, एमएसपी की बात थी, या और भी बहुत सारी मांगे थी। इस बार जो किसानों ने मांगे रखी हैं बहुत ही जायज हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई, आप सबको सब कुछ दे सकते हैं, किसान जो अन्नदाता है उसको आप कुछ भी देने को तैयार नहीं है। अडानी के कर्जे माफ हो जाएंगे, उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाएंगे, किसानों के ऋण माफ नहीं होंगे। उनकी चौखट नीलाम हो जाएगी, उनका खेत कुर्क हो जाएगा, जमीन कुर्क हो जाएगी, मकान कुर्क हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको ये करना पड़ेगा। मुश्किल ये है, अभी शिवेंद्र जैसा बता रहे थे कि किसानों की राजनीति भी जो है बंटी हुई है, 2 टुकड़ों में अभी इस बार भी दिखाई दे रहा है। कई लोग हो सकता है कि वो प्रायोजित भी हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ना, बहुत डराने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो तानाशाह है वो खुद बहुत डरा हुआ है। और किससे डरा हुआ है? अपने देश के किसानों से डरा हुआ है, उसके कुदाल और फावड़े से डरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि किसान दिल्ली में आए, जैसा भी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कह रहे थे आदिवासियों के बारे में, जब परिभाषित कर रहे थे। आपको याद होगा कि गोदी मीडिया का एक पत्रकार क्या बोल रहा था जब झारखंड की बातें हो रही थी, तो कि साहब ये आदिवासी आकर के बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनको वापस जंगल में लौट जाना चाहिए। तो ये उस गोदी मीडिया के पत्रकार की बात नहीं थी, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सोच है, उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो। तो इसलिए अब दूसरी बात यह है कि हम तो ये कहेंगे ना कि भाई, अगर सरकार किसानों को अपना दुश्मन मानती है, खालिस्तानी मानती है, पाकिस्तानी मानती है, आंसू गैस के ऊपर से ड्रोन से, इजराइल से मंगा करके ड्रोन आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए हैं, ऐसा तो मतलब अगर आप सीमाओं पे नहीं देखने को मिल सकता है। भारत पाकिस्तान की सीमाएं हैं या भारत चीन की सीमाएं हैं, ऐसी बाड़बंदी, इतने 12 लेयर का जो बाड़ लगा करके रखा आपने, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन किसानों से जरूर, किसान नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, अगर वो हमारी बात उन तक पहुंच सकती हो, कि भाई देखो, इस तरह के संघर्ष तो होते रहते हैं, सड़क पे होते ही रहना चाहिए, लेकिन इसको एक राजनीतिक दिशा देनी पड़ेगी। इसको आपको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने कुदाल और फावड़े को
उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस्तेमाल करना होगा। जो सरकार आपको खालिस्तानी कहती है, जो पाकिस्तानी मानती है, जो अपना दुश्मन मानती है, देश का दुश्मन मानती है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने से के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एमएसपी की गारंटी हो, किसानों की पेंशन, क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए साहब? किसानों को सबको मिलती है, बाकी सभी लोगों को मिलती है। वो अपना खेत उत्पन्न करते हैं, अनाज बेच देते हैं, तो उनको देने में क्या तकलीफ है आपको? तो हम किसानों की मांगों के साथ हैं और सरकार की बहुत ही भर्त्सना करते हैं कि अपने ही अन्नदाता को तुम दुश्मन की तरह से ट्रीट कर रहे हो। सड़क पे जिस तरह से बैरिकेडिंग या वो 12 लेयर का जो चक्र बना रहे हो, वो किसान अपने ही देश के नागरिक हैं, जो जिनके अन्न से हमारी जीविका चल रही है। तो करोगे तो किसी न किसी दिन किसानों के अंदर ये भावना जरूर पड़ेगी। क्योंकि देखिए, पिछली बार भी किसानों ने बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया था, लेकिन जब चुनाव आया तो उनकी राजनीति जाति के हिसाब से बट गई। जब तक किसान जाति की बात छोड़ करके जमात की बात नहीं करना शुरू करेगा, तब तक उसकी समस्याओं का हल भी मुश्किल लगता है मुझको। तो कम से कम लगता है, हो सकता है कि फिर इस बार आकर के कोई कृषि मंत्री या कोई अफसरों के बीच बैठक में कह दे, हाँ जी बिल्कुल हम मान लेते हैं, क्योंकि चुनाव सर पे है लोकसभा का। तो सरकार चाहेगी कि किसी तरह से बला टले और हम इनको फुसला करके, झुटला करके कैसे भी एक चुगा फेंक दें, जुमला चला दें, कहेंगे हाँ जी मान लेंगे, फिर बाद में उसके बाद 2024 का जब चुनाव हो जाएगा लोकसभा का, तो उसके बाद छोड़ देंगे। तो किसानों को इस बारे में समझना पड़ेगा, सोच समझ करके राजनीति करनी होगी। राजनीति जब तक नहीं करेंगे, राजनीति में उनकी भागीदारी उस ढंग से नहीं होगी। जो उनकी बात को करता है, जो उनकी बात के लिए लड़ता है, उनको पहचान करके अगर ये करेंगे तो निश्चित मुझे लगता है कि सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं आगे कब सरकार झुकती है या ना कि इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है। देखिए, सच बात तो यह है कि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, कॉन्फिडेंस है नहीं। बढ़ चढ़ करके दावे भले ही कर लें कि 370 या 400 सीटें मिलेंगी। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो आपको नीतीश कुमार से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको चरण सिंह को भारत रत्न दे करके उनके पोते को साथ में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, लगातार परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते रहे हैं, उन परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक चौधरी चरण सिंह जी भी थे। चरण सिंह जी, उनके बेटे अजीत सिंह जी, उनके बेटे जयंत चौधरी। महाराष्ट्र में शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अशोक चौहान भी मुख्यमंत्री थे, उनको अपने अपनी पार्टी में ले लिया। जो जो आप कहते हैं ठीक उसके विपरीत आप काम करते हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, ये सब कुछ है, भारत रत्न भी है। अब भारत रत्न का भी इस्तेमाल आपने अब राजनीति के लिए करना शुरू कर दिया। जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न घोषित किया था, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसी दिन हमको समझ में आ गया था कि अब नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। तो और नीतीश कुमार ने पाला ही नहीं बदला, जिस ढंग की राजनीति हुई है कल विधानसभा के अंदर, जिस ढंग से पुलिस उठा उठा करके घर से विधायकों को ले गई है और कहा गया है कि तुम्हारे बाप को फिर से जेल में भेज देंगे, या तुम्हारे पति को जेल में सड़ा के मार डालेंगे, या तुम्हारे जितने जो कोई प्रहलाद यादव है उसके जितने कारोबारी धंधे हैं उसमें तुमको मटिया मेट करके छोड़ देंगे। ये इस तरह का इस्तेमाल नीतीश कुमार जैसा आदमी भी करवा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर इनका कॉन्फिडेंस होता, अगर इनको राम शक्ति पर बहुत भरोसा होती, राम भक्ति पर बहुत भरोसा होता, तो फिर इनको इस सब की जरूरत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं और किसानों से भी डरे हुए हैं। किसानों के लिए जिस ढंग से ये किया जा रहा है, जो बाड़बंदी या घेरेबंदी ये की जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो अभी चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो अपील की है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली किसकी है? क्या हमारे बाप की है? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन उनके बाप की है? किसकी है ये? दिल्ली उन किसानों की भी है, उन अन्नदाताओं की भी है, क्योंकि उनके वोट से बनी हुई सरकार यहां बैठती है, उनके टैक्स से दिल्ली सजती और संवरती है। उनकी भी दिल्ली उतना ही है, उनका भी उतना दिल्ली में उतना ही हक है, उनको आने का अधिकार भी उनको उतना ही है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो बार बार एमएसपी की बात हो रही है, आपको मालूम है उद्योगपतियों की जो उपज है, उनका जो उत्पादन है, उनके लिए क्या है? एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। और किसान की जो फसल है उसके लिए एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहा जाता था कि साहब लागत का 1.5 गुना 2 गुना मूल्य मिलना चाहिए उनको, और लागत के बारे में भी एमएस स्वामीनाथन का कभी सुना ही नहीं।
लागत जो किसान जोड़ता है वो फसल और उसका जो बीज होता है, खाद होती है, पानी होता है, बिजली होता है, उसको जोड़ता है वो उसमें लागत में। लेकिन अपनी जमीन की मालियत को कभी नहीं जोड़ता है। अपने जो श्रम है, जो हमने अपने गांव में देखा है कि किस तरह सब्जियां उगाने वाले किसान जब सब्जी सुबह सुबह 3-4 बजे अल्ल सुबह पहुंच जाते हैं, मूली से लेकर के पालक काट करके या मूली निकाल करके धोते हैं, साफ करते हैं, फिर बाद में बाजार में लेकर के जाते हैं। इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर मजदूर रखेंगे तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। उसकी पत्नी लगी होती है, उसका बेटा लगा होता है, उसको खुद लगा होता है, वो सारा परिवार लगा होता है। उसके श्रम का कीमत कभी भी एमएसपी में जोड़ा, ये लागत के मूल्य में जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ कारपोरेट का देख लीजिए। कारपोरेट का कितना टेबल कहां लगा हुआ है, कितना बल्ब लगा हुआ है, कितना कंप्यूटर लगा हुआ है, कितना सब कुछ जोड़ जाड़ करके वो अपनी लागत फिक्स करते हैं, उसका एमआरपी बनाते हैं। तो किसान अगर आंदोलित नहीं है, चूंकि सब्र वाला है, धैर्य वाला है, आत्महत्या कर लेता है, जान दे देता है, लेकिन अब उसमें जागरूकता आ रही है। अब मुझे लगता है कि जितना दमन बढ़ेगा उतना ही विरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि इस देश ने दिखाया है दमन कभी किसी को रोक नहीं सका है। प्रतिरोध की शक्तियां जो हैं उनको दबा करके आप नहीं रख सकते हैं। खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कुछ भी और बोल करके नहीं चल सकते हैं। किसान जिस दिन तय कर लेगा ना, जैसे मैंने कहा ना कि अगर उसने अपने फावड़े और कुदाल का इस्तेमाल आपको सत्ता के लिए से उखाड़ने के लिए करना शुरू कर दिया, तय कर दिया कि इस बार के चुनाव में हम आपको आने नहीं देंगे, या तो हमारी एमएसपी की गारंटी आप दे दो, अभी घोषित कर दो। हालांकि इनके वायदे का भी कोई ठिकाना नहीं है। जब इनकी तपस्या को याद कर रहे थे कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई, तो उस समय जो जो वादे किए, वादे नहीं समझौते किए, उन समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया। वर्ष गुजर गए, दिन गुजर गए, 3 साल का समय निकल गया, तो अभी अगर कुछ कह भी देते हैं तो इसका कोई बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे, प्रशांत भी कह रहे थे कि भाई या जयंत चौधरी का देखिए हैसियत क्या हो गई है। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। अब वो लगे हैं उम्मीद में कि हमको 2 सीट मिल जाए, 3 सीट मिल जाए, राज्यसभा भी मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए, जुगाड़ हो जाए, तो ये सब तो मिल सकता है, लेकिन किसान नहीं मिलेगा आपको। जो आपके दादाजी के साथ किसान जुड़े हुए थे, पूरे देश भर का किसान उनको अपना मसीहा मानता था कि साहब उन्होंने हमारे लिए किया है, वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं। वोट क्लब पे जिस तरह से किसानों की रैली हुई थी, ये सारा कुछ होने के बाद आपके पास जो राजनीतिक विरासत थी उसको आपने गिरवी रख दिया, आपने बेच दिया, तो उसका कुछ भी असर नहीं रहेगा। अगर किसानों के हित की बात नहीं करेंगे, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े नहीं होंगे, तो इन इलाकों में मुझे लगता है कि इन लोगों की राजनीति धराशायी होने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी एक सही रास्ते पर निकले हुए हैं। अब उसका जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, जिस तरह से लोगों के साथ तो उनका अफेक्शनेट बढ़ रहा है, लगाव बढ़ रहा है और सपोर्ट मिल रहा, समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए तो लगता है कि कुछ होने वाला है। लेकिन अब वही है कि कांग्रेस इसको कितना भुना सकती है। जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे कि हसदेव का मामला है, अब राहुल गांधी ने, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो वहां बात कर ली होगी, लेकिन उसके बाद जो वह की प्रदेश इकाई है, वो प्रदेश इकाई उस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आज एक छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है और हसदेव से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, तो उसको अगर कांग्रेस लपक लेती है, उसको वहां के आदिवासियों के साथ अपने को जोड़ देती है, तब तो कुछ बात बनेगी। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ फॉलोअप बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास जो भी संगठन है, जहां भी है, जिस ढंग से है, और दूसरी तरफ एक बात और, ये सब तो चलता ही रहेगा, न्याय यात्रा और जोड़ यात्रा सब होगी, भारत यात्रा, लेकिन चुनाव सामने है 2 महीने के बाद। आपको तय करना होगा कि इंडिया अलायंस के साथ आपको रहना है कि नहीं रहना है, और रहना है तो फिर उस ढंग से बातचीत करनी होगी। सीटों का जो भी समीकरण बनेगा उसके लिए, क्योंकि भाजपा अपना काम लगातार किए जा रही है, उसमें आपको भी पहल लेकर के काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी यात्रा करते हैं, खड़गे जी या बाकी लोग यहाँ बात कर सकते हैं और विपक्ष को एक धुरी बना करके जो ही है, क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी कोशिश ये भी है ना कि इनका पूरा कुनबा बिखर जाए और मैसेज चला जाए कि कांग्रेस एकदम तनहा होती जा रही है, अकेले पड़ती जा रही है, कोई इसके साथ नहीं है, सब साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो इससे निपटने की भी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि 2024 जितना ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बोला जा रहा है 370 और 400, जो जैसा अभी प्रशांत भी बता रहे थे ना कि अंकगणित नहीं बता रहा भाई। अब सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे राज्यों में तो सर्वाधिक सीटें सभी लगभग, मध्य प्रदेश में 1 सीट को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी सीटें तो आपके पास है, तो उससे अधिक आप क्या कर लेंगे।
मतलब ऐसा तो नहीं है कि 30 के बाद अब 35 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 29 है तो थोड़ा और नीचे ही आ सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी आप 67 के आसपास आपके पास सीटें हैं, तो उससे कितना और बढ़ेंगे आप। तो इसलिए जो इनका जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं तो खोखला